अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान स्टडीज़ को प्रिपेयर करने के हवाले से एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज़ जो है वो इस चैनल पर अपलोड की जा रही है, जिसमें स्पेसिफिकली वो तमाम कैंडिडेट्स जो वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं वो असिस्टेंस ले सकते हैं। आज का लेक्चर इस वीडियो सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं और ये लेक्चर डिटेल्ड फॉर्म में है, डिस्क्रिप्टिवली टॉपिक्स को कवर करते हैं। अगर आपने इन लेक्चर्स को एक्सेस नहीं किया तो सिंपली आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लर्नअप पाकिस्तान के साथ व्हाट्सएप पे इंटरेस्ट रहना चाहते हैं, प्रिपरेटरी मटीरियल और अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को आप फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अच्छा, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि इस लेक्चर में सबसे पहले हम ब्रीफ फॉर्म में महमूद गजनवी और गजनवी एम्पायर की स्टोरी लाइन को डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको पिक्चर्स फॉर्म में नजर आ रही है। और उसके बाद जो है वो हमने बुलेट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, ताकि आप टू द पॉइंट प्रिपरेशन कर सकें। और बुलेट पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, ताकि आपकी सेल्फ असेसमेंट हो जाए। तो आपने इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, ताकि आप इस लेक्चर को सुनने के बाद जो है इस टॉपिक पर मुकम्मल उबूर हासिल कर लें। आज की इस लेक्चर में हम जो है वो गजनवी एम्पायर को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम मोहम्मद बिन कासिम के टॉपिक को भी पढ़ चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक को भी कवर कर चुके हैं और पाकिस्तान स्टडीज को प्रिपेयर करने की ये जो डिटेल्ड आउटलाइन है इसको भी कवर कर चुके हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो गजनवी एम्पायर है। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए 2 चीजें आप लोगों को मैं बता दूं जो आपकी तैयारी में आपको बहुत फैसिलिटेट करने वाली हैं। ये एग्जाम और ये पूरा प्रोसेस ये जज करना चाहता है कि एक कैंडिडेट मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर क्या उबूर रखता है, क्या उसकी स्टडी इतनी एक्सटेंसिव है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान स्टडीज के सब्जेक्ट को अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये पूरा प्रोसेस जज करना चाहता है कि एक कैंडिडेट इस खित्ते की तारीख से और पाकिस्तान की तारीख से किस हद तक वाकिफ है। अब डेफिनेटली पाकिस्तान की तारीख के साथ ये खित्ता कनेक्टेड है, तो इस खित्ते की तारीख का भी हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि 1000, 1500, 2000, 5000 एमसीक्यूज को क्रैम कर लेने से वो इस पूरे प्रोसेस को डिसीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर वन पेपर एग्जाम एमसीक्यूज कुछ ठीक भी कर जाएं, आप इंटरव्यू में पकड़े जाएंगे। जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आपने अगर एमसीक्यूज को क्रैम किया होगा तो आपको चीजें नहीं पता होंगी। इसीलिए ये लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें चीजों को हम डिस्क्रिप्टिव लेवल पे कवर करते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स ही आपको पढ़ाएं और एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स ही आपको बताएं। अब कुछ स्टूडेंट्स यहां पर ये कहते हैं कि ये जो डेट्स हैं 977 से लेके 1186 तक ये एम्पायर कायम रहा है, ये डेट्स आखिर कैसे याद कर सकते हैं हम? इतनी सारी डेट्स एक स्टूडेंट के लिए क्या याद रखना पॉसिबल भी है? मैं इस सवाल का जवाब आपको इस तरह से देता हूं कि मुझे बताएं कि क्या आप पाकिस्तान के बनने की तारीख को कभी भूल सकते हैं? क्या आप इस तारीख को बोल सकते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ है? क्या आप अपनी तारीख पैदाइश को भूल सकते हैं? अगर हम ये तारीख नहीं भूलते तो इसकी क्या रीज़न है? देखिए, इसकी सिंपल रीज़न है कि इन इवेंट्स के साथ हम कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान के साथ, उसकी तारीख के साथ हम लोग कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान की आज़ादी का जो वाक़या है वो हमारे बड़ों ने उसको जिया है, वो उस वाक़ये से, उस वक्त से गुजरे हैं। इसी तरीके से आपकी तारीख पैदाइश आपको बहुत अजीज़ है, आप उस वाक़ये के बारे में जानते हैं, तो इन डेट्स को हम इसलिए नहीं भूलते। इसी तरीके से अगर हम इन इवेंट्स को एक बार स्टोरी लाइन में, एक बार डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ लेंगे तो ये डेट्स हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएंगी। हमने इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ा होगा, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को जो है एक्सप्लोर किया होगा, उस पर रिसर्च की होगी, तो ये डेट्स हमें कभी नहीं भूलेंगी। इनको क्रैम करने की जरूरत हमें नहीं पेश आएगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो गजनवी एम्पायर से, गजनवी डायनेस्टी से रिलेटेड है। इस लेक्चर को स्टार्ट करते ही हम इसका थोड़ा सा पसे मंजर देखते हैं। इस डायनेस्टी से पहले का जो ज्योग्राफिक मैप है उसको हम देखते हैं। तो सैमनिड एम्पायर जो है इस इलाके पर कायम था, जिस इलाके को हम मौजूदा अफगानिस्तान कहते हैं, मौजूदा सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहते हैं और मौजूदा ईरान कहते हैं। तो यहाँ ये सैमनिड एम्पायर कायम था। 819 से लेके 999 CE AD तक जो है वो ये एम्पायर कायम रहता है। और इसी सैमनिड एम्पायर का एक कमांडर इन चीफ या सिपा सालार जो है, जिसका नाम अलप्तगीन होता है, वो सैमनिड एम्पायर की सरकारी और मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, उसके अंदर जो है टूटती बिखरती हुई गवर्नमेंट को देखते हुए गजनी के इलाके पर जो है अपनी एक आज़ाद रियासत कायम करने की कोशिश करता है और अपनी आज़ादी डिक्लेयर करता है। अब कुछ रिसोर्सेज में आपको जो है सैमनिड एम्पायर के गवर्नर के तौर पे अलप्तगीन को दिखाया
बताया जाएगा और कुछ रिसोर्सेज में आपको ये कमांडर इन चीफ ऑफ खुरासान, जो कि अफगानिस्तान का एक इलाका था, खुरासान के तौर पे जो है ये दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ फैक्ट आपके लिए याद रखना ज़रूरी है कि सैमनिड एम्पायर का एक कमांडर इन चीफ है, एक गवर्नर है, जो कि गजनी के या गजना के इलाके पर एक आज़ाद रियासत जो है वो कायम करने की कोशिश करता है, और ये करता है 962 AD के अंदर। अब जैसे ही ये एक आज़ाद रियासत यहाँ पर डिक्लेयर करता है गजनी के मकाम पर, इसके कुछ अरसे के अंदर ही इसकी मौत हो जाती है। अब इस अलप्तगीन का नाम आपने याद रखना है। इस अलप्तगीन का एक गुलाम होता है, इस अलप्तगीन का एक गुलाम होता है जिसको हम सुबुक्तगीन कहते हैं। इसका नाम सुबुक्तगीन होता है, और सुबुक्तगीन का बेटा जो है वो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी है। अब आपके लिए याद रखना यहाँ ज़रूरी है कि जैसे ही अलप्तगीन सन 963 AD के अंदर इंतकाल कर जाता है, तो उसका बेटा अबू इसहाक इब्राहिम जो है उसकी जगह पर गजनी का कंट्रोल संभाल लेता है। और उसके बाद क्योंकि इसका कंट्रोल भी गजनी पर बड़ा वीक होता है, उसके साथ सैमनिड एम्पायर जो है एक मजबूत रियासत के तौर पर दोबारा से उभरने लगती है, और बहुत जल्द ये गजनी दोबारा से मर्ज हो जाता है सैमनिड एम्पायर के अंदर। अब सैमनिड एम्पायर के रूलर्स की तरफ से कुछ अरसे के बाद एक रिवॉल्ट होता है, एक बगावत होती है, जिसके नतीजे में सुबुक्तगीन को गजनी का जो है वो एक गवर्नर तायनात कर दिया जाता है। अब यहां से गजनवी डायनेस्टी का आगाज होता है। आपने अलप्तगीन का नाम इसलिए याद रखना है कि अलप्तगीन जो है सुबुक्तगीन को एक गुलाम के तौर पर खरीद के लाता है, और ये सुबुक्तगीन अलप्तगीन का दामाद भी होता है, और इसी सुबुक्तगीन का बेटा जो है महमूद गजनवी है। तो बहरहाल यहां पर यह फैक्ट हमारे सामने आ गया कि 977 AD के अंदर सैमनिड एम्पायर की तरफ से सुबुक्तगीन को गजनी का एक गवर्नर तायनात कर दिया जाता है। अब ये एक सेमी इंडिपेंडेंट किस्म की स्टेट होती है गजनी, जो कि सैमनिड एम्पायर के अंडर होती है, उसकी इन्फ्लुएंस के अंडर होती है, लेकिन यहाँ का जो रूलर होता है वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर सकता है, और सुबुक्तगीन वही करता है। ये अपनी टेरिटरी को इंडिया की तरफ, मौजूदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इलाके की तरफ एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है। और जब ये अपनी एक्सपेंशन स्टार्ट करता है तो पंजाब का एक रूलर जयपाल, और इसकी नस्लों के साथ इसकी लड़ाई रहती है। जयपाल के साथ सुबुक्तगीन 2 जंगें लड़ता है, और ये दोनों जंगें जो है लुगमान के इलाके में लड़ी जाती हैं। इस वक्त जो है आप अपनी स्क्रीन पर गजनी का इलाका भी देख रहे हैं, और साथ साथ पंजाब का इलाका भी देख रहे हैं। और पंजाब की तरफ से ये जयपाल की फौज और सुबुक्तगीन की फौज जो है लुगमान के इलाके में, जो कि उस वक्त पंजाब के कंट्रोल में होता है, 2 बार लड़ती हैं, और दोनों बार जो है सुबुक्तगीन शिकस्त देता है किसको? राजा जयपाल को। अच्छा, अब आपने ये देखा कि 977 AD में गजनवी डायनेस्टी की जो है वो बुनियाद पड़ती है, सुबुक्तगीन की तरफ से इसकी बुनियाद डाली जाती है, और जो महमूद गजनवी है उसकी डेट ऑफ बर्थ है 971 AD। इसका मतलब ये कि जब इसका बाप सुबुक्तगीन जो है वो हुकूमत संभालता है गवर्नर के तौर पे, उस वक्त इसकी उम्र जो है वो 6 बरस होती है। अब यहां आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मसलन आपसे ये पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी जो है वो किसका बेटा था। इसके साथ ये सवाल भी किया जा सकता है कि जब इसके बाप ने हुकूमत संभाली तो इसकी उम्र क्या थी, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये सारी चीजें आप यहां देख रहे हैं। तो ये 6 बरस का होता है, और ये अपनी आंखों के सामने 2 जंगें अपने बाप को लड़ते देखता है, दोनों में राजा जयपाल हार जाता है। उसके बाद वक्त गुजरता जाता है, गजनी की टेरिटरी एक्सपैंड होती चली जाती है, बल्ख का इलाका गजनी की कंट्रोल में आ जाता है, लुगमान का इलाका गजनी के कंट्रोल में आ जाता है, और वक्त आता है उसके बाद सुबुक्तगीन की मौत का। सुबुक्तगीन जो है 1997 AD के अंदर जो है वफात पा जाता है, और इसका दौरे हुकूमत 20 साल का होता है, 20 साल का, 20 ईयर्स का। यानी कि इसने 977 से हुकूमत स्टार्ट की और 997 के अंदर इसकी वफात हो जाती है। इसके जो है वो 2 बेटे होते हैं, इस्माइल भी इसका बेटा होता है, महमूद गजनवी भी इसका बेटा होता है। तो मरते वक्त इसकी जो डेथ है वो बल्ख के मकाम पर होती है, जो मौजूदा अफगानिस्तान का एक इलाका है। तो बल्ख के मकाम पर जब इसकी वफात होती है तो ये हुकूमत, सुबुक्तगीन जो है हुकूमत अपने बेटे इस्माइल को दे देता है, और उस वक्त महमूद गजनवी निशापुर के इलाके में एक बगावत को कुचलने में मसरूफ होता है, जो कि सैमनिड एम्पायर के अगेंस्ट होती है। याद रहे कि महमूद गजनवी
गजनवी को 1994 में सैमनिड एम्पायर की तरफ से खुरासान के इलाके का गवर्नर भी बनाया जाता है। तो बलख के मकाम पर जब सुबुक्तगीन की मौत होती है तो हुकूमत चली जाती है इस्माइल के पास, और इस्माइल भाई है महमूद गजनवी का। तो जैसे ही इस्माइल हुकूमत में आता है और गजनवी एम्पायर का कंट्रोल संभालता है, उसके बाद जो है महमूद गजनवी 1998 एडी के अंदर अपने भाई इस्माइल को शिकस्त देके इसको एक किले में कैद कर देता है और गजनवी एम्पायर का कंट्रोल संभाल लेता है। और यहां से गजनवी एम्पायर का एक उरूज स्टार्ट होता है, और उसके बाद हिंदुस्तान पर जो 17 हमले महमूद गजनवी ने किए थे उसका एक सिलसिला स्टार्ट होता है। जैसे ही महमूद गजनवी गजनी एम्पायर का कंट्रोल संभालता है तो वो पहला हमला 1001 एडी में अपने बाप के पुराने दुश्मन राजा जयपाल के साथ करता है। ये लड़ाई पेशावर के मकाम पर होती है। राजा जयपाल सुबुक्तगीन जो कि महमूद गजनवी का बाप था, उससे 2 बार जंग हारने के बाद तीसरी बार उसके बेटे महमूद गजनवी से भी जंग हार जाता है और तावान का वादा करके रिहा होता है। जैसे ही वो अपने इलाके में वापस पहुंचता है राजा जयपाल, तो वो खुद को आग लगा लेता है। इसके बाद एक और जंग जो है महमूद गजनवी की आनंद पाल के साथ होती है। आनंद पाल राजा जयपाल का बेटा है और ये जंग 1008 एडी में होती है। ये जंग भी महमूद गजनवी जीत जाता है। इसके बाद मुतअद्दिद जंगें होती हैं जो कि महमूद गजनवी जीतता है और अपनी जो एम्पायर की टेरिटरी है उसको एक्सपैंड करता चला जाता है। उसके बाद सन 1026 एडी के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसकी वजह से महमूद गजनवी को पूरे बरसगीर पाको हिंद में और अफगानिस्तान में जाना जाता है, और वो वाकया पेश आता है 1026 एडी में, और ये वाकया है सोमनाथ मंदिर पर हमले का। मुख्तलिफ रिसोर्सेज आपको 1024 एडी भी बताएंगी, लेकिन इसका दुरुस्त जवाब 1026 एडी है जो पीपीएससी की रिसोर्सेज में है। तो 1026 में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सोमनाथ के मंदिर पर हमला करता है। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि महमूद गजनवी जो है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया था और इसका पर्पस सिर्फ लूट मार था। दूसरा आपको जो है वो तबका ये बताएगा कि इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ जुल्म और जबर करना था और लूट मार करना था। लेकिन तारीख जो है वो जितनी पुरानी होती है, तारीख के अंदर उतने गैप्स होते हैं, उतने लूप होल्स होते हैं। आप स्टूडेंट्स के लिए जानना ये जरूरी है कि 1026 एडी में सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया जाता है, और सोमनाथ के मंदिर पर हमला करके महमूद गजनवी वहां पर मौजूद बुतों को तोड़ देता है और जो भी माल इसको यहां से मिलता है उसको गजनी के मकाम पर वापस ले जाता है। सोमनाथ मंदिर पर हमला महमूद गजनवी का आखिरी हमला होता है। ये कुल हिंदुस्तान पर 17 हमले करता है और 17 हमले करने के बाद 1030 एडी के अंदर इसकी वफात हो जाती है। अब यहाँ मुख्तलिफ फैक्ट्स को हमने कवर किया, जैसे कि इसकी डेट ऑफ डेथ को हमने कवर किया, ये पूछी जाती है। उसके बाद हमने कवर किया इसने सोमनाथ पर कब हमला किया, कितने हमले कुल हिंदुस्तान पर किए, इसके अलावा इसने पहला हमला कब किया, उसके बाद जो है इसने हुकूमत का कंट्रोल कब संभाला। ये सारे फैक्ट्स एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। महमूद गजनवी के बारे में एक और चीज भी मशहूर है कि इन्होंने बगदाद से इंस्पायर होते हुए रिसर्च के ऊपर भी बड़ा काम किया था। अबू रियान अल बैरूनी एक ऐसे मुस्लिम साइंसदान हैं जो इन्हीं के साथ बरसगीर पाको हिंद में तशरीफ लाए थे, और 1017 एडी आपने याद रखना है कि ये हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे, और इन्होंने नंदना के मकाम पर जो कि जेहलम के साथ है अर्थ का रेडियस फाइंड आउट किया था। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो मुसलमानों के दौर में हुई, और आज जो रेडियस फाइंड आउट किया गया है वो अल बैरूनी का जो रेडियस फाइंड आउट किया गया था उसके बिल्कुल करीब करीब है। अब इस स्टोरी को डिस्कस करने के बाद हम एग्जाम से रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप FIA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर इस वक्त आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए या इस कोर्स के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। तो ये वो फैक्ट्स हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। महमूद ऑफ गजनवी वाज बोर्न इन 1971 AD in Ghazni, belong to the Turkic lineage of Subuktigin. He was the eldest son of Subuktigin, the founder of Ghaznavi rule. In 1994, Mahmud was appointed as the governor of Khorasan under the Samanid Empire.
एम्पायर। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 994 के अंदर जो है वो महमूद गजनवी को खुरासान का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ सबुक्तगीन इन 997 AD अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन महमूद एंड हिज ब्रदर इस्माइल। तो इस्माइल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद महमूद डिफीटेड हिज ब्रदर इस्माइल एंड कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ गजनी इन 998 AD। तो 998 AD की डेट आपको पता होनी चाहिए कि महमूद गजनी ने जो है किस तरीके से कंट्रोल संभाला। ये सारी चीजें हम उस स्टोरी में डिस्कस कर चुके हैं। आप इस लेक्चर को दोबारा से भी देख सकते हैं, इसकी स्पीड को 2x पे 1.5x पे करके देख सकते हैं ताकि चीजें आप रिवाइज करते रहें और नोट्स जरूर बनाने हैं। महमूद वाज गिवन द टाइटल ऑफ यमनुद्दौला एंड अमीनुल मिल्ला। तो यमनुद्दौला जो है और अमीनुल मिल्ला का जो है ये टाइटल इसको बगदाद के खलीफा की तरफ से दिया गया था, इसकी काबिलियत पर और महमूद गजनवी की अचीवमेंट्स पर। यमनुद्दौला जो है वो कहते हैं हुकूमत के दाएं हाथ को और अमीनुल मिल्ला कहते हैं दीन पनाह को। उसके बाद महमूद लॉन्च्ड अ टोटल ऑफ 17 मेजर इन्वेजन्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो महमूद गजनवी ने जो है कुल 17 हमले किए थे। अल बैरूनी केम टू इंडिया अराउंड 1017 AD ड्यूरिंग महमूद ऑफ गजनवीज इन्वेजन एंड वर्कड एट नंदना फोर्ट नियर झेलम फॉर साइंटिफिक स्टडीज। एट नंदना फोर्ट ही कैलकुलेटेड द अर्थ्स रेडियस एज अबाउट 6338 किलोमीटर्स क्लोज टू द मॉडर्न वैली ऑफ 6371 किलोमीटर। तो ये अर्थ का रेडियस पूछा जाता है कि अल बैरूनी ने कितना फाइंड आउट किया था, आपको पता होना चाहिए, और मौजूदा कितना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन 1021 AD महमूद ऑफ गजनी कॉन्कर्ड लाहौर एंड बॉट इट अंडर गजनी कंट्रोल। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1021 के अंदर महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया था और उसके बाद अपने एक गुलाम अयाज को लाहौर का गवर्नर जो है वो बना दिया। और अयाज पहला मुसलमान गवर्नर था लाहौर का जिसका ताल्लुक जो है वो जॉर्जिया के इलाके से था। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ लाहौर के बारे में भी पूछा जा सकता है और अयाज का ताल्लुक कहां से था ये भी पूछा जा सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये महमूद गजनवी का एक गुलाम था। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इन 1021 AD महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड एंड फेमसली डिस्ट्रॉयड द सोमनाथ टेंपल इन गुजरात। तो सोमनाथ का जो मंदिर है गुजरात के अंदर उसको जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। महमूद ऑफ गजनी इनवाइटेड एंड पैट्रोनाइज्ड ग्रेट स्कॉलर्स सच एज अल बैरूनी इन गजनी। मैंने आपको बताया था कि उस अरसे के अंदर इन्होंने रिसर्च की भी कोशिश की थी और बगदाद से इंस्पायर होकर इन्होंने साइंटिस्ट को भी इकट्ठे करने की कोशिश की थी और अल बैरूनी उसकी एक एग्जांपल है। महमूद ऑफ गजनी डाइड इन 1030 AD इन गजनी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रूल एंड मिलिट्री कैंपेन। ही वाज बुरिड इन टॉम्ब नियर गजनी। अच्छा, अब ये वो हमारे बुलेट पॉइंट्स थे जो कि आपको एक सीक्वेंस में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉपिक को डिस्क्रिप्टिवली अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि आपने जो है वो एक तो टॉपिक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन सुनी हो स्टोरी लाइन की सूरत में, उसके बाद आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसी स्टोरी से रिलेटेड उसी से कनेक्टेड बुलेट पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हों और उसके बाद आपकी असेसमेंट ऑफ द टॉपिक के लिए एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हों। अब ये वो एमसीक्यूज हैं जो मुख्तलिफ एग्जाम्स में, वन पेपर एग्जाम्स में या किसी टेस्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं और ये इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो आप जब टॉपिकल फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे तो इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने से आपकी तैयारी की असेसमेंट भी हो जाएगी। अब प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने 2 अपलोड किए हैं उसमें एमसीक्यूज का मैं आपके ऊपर जो है वो छोड़ता हूं कि इसका आप आंसर करते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं। तो हम यहाँ एमसीक्यूज को डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन और आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स मुझे बता देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एट व्हाट एज डिड सुल्तान महमूद ऑफ गजनी बिकम किंग। हमने इसको डिस्कस किया और बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया। हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद इन विच ईयर डिड महमूद ऑफ गजनी अटैक द सोमनाथ टेंपल, इसके बारे में भी हमने बड़ी तफसील से पढ़ा है। विच टाइटल्स वर कन्फर्ड अपॉन महमूद ऑफ गजनी बाय द खलीफा ऑफ बगदाद, इसके बारे में भी हमने तफसील से पढ़ा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच सूफी सेंट केम टू लाहौर ड्यूरिंग द रूल ऑफ गजनवी डायनेस्टी। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि महमूद गजनवी के जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, दाता गंज बख्श अली हजवेरी जो है इसी डायनेस्टी के दौर में लाहौर में तशरीफ लाते हैं। और जब मुस्लिम स्कॉलर के हवाले से पूछा जाए तो अबू रियान अल बैरूनी आपको पता होना चाहिए। जब मुस्लिम सेंट के हवाले से पूछा जाए तो दाता गंज बख्श अली हजवेरी लाहौर तशरीफ लाए थे इसी की जो है वो डायनेस्टी के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ लाहौर। तो लाहौर का पहला मुस्लिम गवर्नर कौन था और ये कहां पर मदफन है, इसको आपने सर्च कर लेना है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इन विच ईयर डिड महमूद ऑफ गजनी डाई। तो महमूद गजनी जो है उसकी वफात कब होती है। विच मुस्लिम स्कॉलर फर्स्ट साइंटिफिकली कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गजनविद डायनेस्टी। तो किस मुस्लिम साइंसदान ने रेडियस ऑफ अर्थ जो है फाइंड आउट किया था, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने सही तरीके से आंसर कर लिए हैं, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिए हैं, तो ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो चुका है। इससे हट के कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होंगे जो महमूद गजनवी के टॉपिक से रिलेट कर रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।